नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम KVS 26 फरवरी 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर मैंने KVS के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करा रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारे ही पेपर देख लेना। अगर आप पहली वीडियो से क्वेश्चन पेपर देखते हुए आओगे तो आने वाली जो शिफ्ट है उनमें जो पेपर्स मैंने डिस्कस करे उनके आंसर्स आप खुद देना सीख जाओगे, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन के आंसर किस प्रकार से करना है। साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि KVS में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। टेलिंग ट्रुथ बाय चाइल्ड कम अंडर विच डोमेन? बालक द्वारा सच बोलना किस डोमेन के अंतर्गत आता है? सोशल डोमेन, फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और मॉरल डोमेन। क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, ये सारा मॉरल डोमेन के अंदर आता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी फॉर चिल्ड्रन इज? बच्चे के लिए प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी कौन सी है? तो बच्चे के लिए प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी होती है उसका फैमिली, यानी उसका परिवार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अ विटल रोल इन एजुकेटिंग द चाइल्ड आफ्टर द स्कूल? विद्यालय के पश्चात बालक को शिक्षित करने में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? हमें पता है कि विद्यालय के पश्चात बालक को शिक्षित करने में यानी एजुकेशन में भूमिका होती है वो परिवार की होती है। ऑफिशियल आंसर की ने पता नहीं क्यों इसका यहाँ पे आंसर मीडिया दे रखा था। हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी कि ये जो क्वेश्चन है ये दो तरह से एग्जाम्स में आया हुआ था। कभी इसका आंसर फैमिली दिया है और कभी इस क्वेश्चन का आंसर अब मीडिया दे रखा है, लेकिन हमें फैमिली ही टिक करना है क्योंकि फैमिली ज़्यादा सही है। भाई भाई बच्चा गया स्कूल में पढ़ा, स्कूल में पढ़ने के बाद कौन बालक को शिक्षित करने में भूमिका निभाता है? उसका परिवार निभाता है। परिवार में कैसा माहौल है, परिवार में माता पिता है वो शिक्षित है या नहीं, भाई बहन शिक्षित है या नहीं, तो वो रोल प्ले करेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ऑफिशियल आंसर की मैं सेकंड दे रखा है लेकिन मैं 4th की तरफ ही जाऊंगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। द टर्म ग्रोथ इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज? बच्चे के विकास में ग्रोथ का क्या मतलब है? ग्रोथ इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज है, बिल्कुल ठीक है भाई। एक बार आप 5 फीट के हो गए, यदि आप 5 फीट के हो गए तो आप 2 फीट के हो जाओगे क्या? नहीं होगे। इरिवर्सिबल इमोशनल चेंज, ग्रोथ में इमोशनल नहीं आते, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होता। इरिवर्सिबल इमोशनल चेंज, ग्रोथ में आपके इमोशनल चेंज नहीं आते, ये आपके डेवलपमेंट में आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। हिंदी में देख लेते हैं। बालक के विकास में वृद्धि का अर्थ है, बालक के विकास में वृद्धि का अर्थ है अप्रतिवर्ती शारीरिक परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45। प्लेस एंड की रोल इन लर्निंग ऑफ द चाइल्ड? बालक के अधिगम में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? इमोशन, ग्रोथ, मैच्योरेशन या डेवलपमेंट? संवेग, वृद्धि, परिपक्वन या विकास? बालक के अधिगम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है मैच्योरेशन की, यानी परिपक्वन की। यदि बच्चा मैच्योर हो गया है तो वह कुछ भी सीख सकता है। अगर वो मैच्योर ही नहीं हुआ तो आप उसके लिए संसाधन प्रोवाइड करो, मोटिवेशन दो, कुछ भी दो, वह नहीं सीख पाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। टू एड्रेस जुवेनाइल प्रॉब्लम्स द स्कूल शुड? किशोर समस्याओं के समाधान के लिए विद्यालय को क्या करना चाहिए? कंडक्ट स्पोर्ट एंड गेम फ्रिक्वेंटली, लिसन द चाइल्ड केयरफुली, अरेंज रेगुलर प्रोफेशनल काउंसलिंग इन स्कूल, गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द चाइल्ड। बताइए क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। देखिए जेवेलाइन प्रॉब्लम्स जो है किशोरों की समस्याओं को समाधान करने के लिए उन्हें सुनने वाला चाहिए, और उन्हें सुनेगा कौन? उन्हें वह सही तरीके से सुनेगा जो काउंसलर होगा, जो इन चीजों की काउंसलिंग करता होगा। तो अरेंज रेगुलर प्रोफेशनल काउंसलिंग इन स्कूल, विद्यालय में निरंतर पेशेवर परामर्श आयोजित करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। टू एडुकेट अ चाइल्ड द फैमिली हैज टू? बालक को शिक्षित करने के लिए परिवार को क्या करना चाहिए? इम्पार्ट द वैल्यूज, मूल्य सिखाने चाहिए, बिल्कुल सिखाने चाहिए भाई। बच्चे को वैल्यूज सिखाना चाहिए, क्या सही क्या गलत, कैसे दूसरों का सम्मान करना है, केयरिंग शेयरिंग, ये सारी चीजें। इंश्योर अटेंडेंस इन स्कूल, भाई फैमिली को अटेंडेंस, हाँ ये भी ठीक है। बाय एडिक्वेट नंबर ऑफ बुक्स, भाई किताबें तो दिलाना पड़ेगा। इंश्योर बैलेंस डाइट, भाई अच्छा खाना भी खिलाना पड़ेगा। सारे ही सही है, बट परिवार को सबसे अच्छा क्या काम करना चाहिए? उसको वैल्यूज सिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। सारे सही है, फर्स्ट ज्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 48। इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ऑफ द चाइल्ड इज द सिम्टम ऑफ?
बच्चे की जो ऊंचाई है और जो वजन है ये बढ़ रहा है, यह किसका लक्षण है? इमोशनल ग्रोथ में हाइट क्यों बढ़ेगी? कॉग्निटिव ग्रोथ में तो भाई मेंटल डेवलपमेंट होता है बच्चे का। सोशल ग्रोथ में सामाजिकरण होता है। यह फिजिकल ग्रोथ होगा, यानी कि शारीरिक वृद्धि। बालक को कद एवं वजन में वृद्धि किस बात का संकेत है? तो यह है बच्चे की शारीरिक वृद्धि की बात करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है व्हाट इज फोनोलॉजी? स्वर विज्ञान क्या है? स्वर आ गया यानी आपके साउंड से रिलेटेड है। क्रिएटिंग द पोटेंशियल ऑफ टच सेंसर्स, क्रिएटिंग द साउंड्स ऑफ स्पीच इन अर्ली चाइल्डहुड, बिल्कुल ठीक। आरंभिक बाल्यावस्था में वाक् ध्वनियां तैयार करना, यही स्वर विज्ञान है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। इमेजिनेशन पावर इंक्रीज अमोंग, जो बच्चे की कल्पना करने की शक्ति है वह कब बढ़ती है? तो वह एडोलेसेंट में सबसे ज़्यादा होती है, कह सकते हैं एडोलेसेंट तक अच्छी तरीके से विकसित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर रहेगा, किशोरों में कल्पना शक्ति बढ़ती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। टू एड्रेस एन एडोलेसेंट चाइल्ड इन क्लास द टीचर हैज टू, कक्षा में किशोरों की समस्या समाधान करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? रिप्रीमेंड, फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू मॉरल पॉलिसीज, लिसन टू देम एक्टिवली। देखिए एडोलेसेंट बच्चे जो हैं उन्हें शिक्षक को सुनना चाहिए, उन्हें सक्रिय रूप से सुनना चाहिए, लिसन टू देम केयरफुली। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है द रोल ऑफ द स्कूल इन एजुकेटिंग द चाइल्ड इज, बालक की शिक्षा में विद्यालय की क्या भूमिका है? टू प्रमोट डिसिप्लिन, टू कंडक्ट एग्जाम एंड डिक्लेयरिंग द रिजल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड, या टू टीच वेल ऑल सब्जेक्ट। देखिए बच्चे को सिखाने के लिए स्कूल का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड, क्योंकि स्कूल में जाकर ही बच्चा पूर्ण रूप से बदलता है। कैसे भाई? जब वो जाता है तब उसे किसी अक्षर ज्ञान तक नहीं होता, लेकिन अक्षर ज्ञान आता है, मोरल वैल्यूज सीखता है, फिजिकल एक्टिविटी सीखता है, तो इससे बच्चे का रूपांतरण होता है। तो बालक की शिक्षा में विद्यालय की भूमिका होती है बालक का रूपांतरण करने की। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। इज नॉट अ सोशल स्किल अमोंग द चिल्ड्रन, बालकों के मध्य सामाजिक कौशल नहीं है। कौन सा बालक के अंदर सोशल स्किल नहीं होगी? शोइंग अफेक्शन टू अ फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूटिंग बर्थडे स्वीट्स, फूड शेयरिंग विद पेयर्स, प्लेइंग विद पेयर्स। बताइए अब इसका आंसर क्या होगा? देखिए मित्रों के साथ खेलना सामाजिक कौशल है, बिल्कुल है। फूड शेयरिंग विद पेयर्स, साथियों के साथ भोजन करना, यह भी सामाजिक कौशल है। डिस्ट्रीब्यूटिंग बर्थडे स्वीट्स, मिठाइयाँ बांटना, यह भी सामाजिक कौशल है, क्योंकि उसने अपने मित्रों को बुलाया, उनको मिठाई बांट रहा है। शोइंग अफेक्शन टू अ फ्रेंड, ये सोशल स्किल नहीं है, ये इमोशनल स्किल है, ये उसकी इमोशनल स्किल के अंतर्गत आ जाएगा। तो राइट आंसर फिर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल कुड बी रिलेटेड टू कॉग्निटिव लर्निंग टू ऑफ द चाइल्ड, कौन सा एग्जाम्पल जो है वो बच्चे की कॉग्निटिव लर्निंग से जुड़ा हुआ है? बताइए। क्राइंग, एक्सप्लोरिंग टाइप ऑफ प्लांट्स इन गार्डनिंग, सिंगिंग, या फिर डांसिंग। देखो कॉग्निटिव लर्निंग से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो कॉग्निटिव लर्निंग से जुड़ा रहेगा एक्सप्लोरिंग टाइप ऑफ प्लांट्स इन गार्डन। गार्डन में जो प्लांट्स के टाइप है उनको एक्सप्लोर करना कॉग्निटिव लर्निंग का एक हिस्सा होगा या भाग होगा। इसमें बच्चे का संज्ञान लगेगा, बच्चे का मानसिक जो स्कीमा है वो लगेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे है क्वेश्चन नंबर 55। व्हाट कुड बी द मेजर चैलेंज टू टैकल एडोलेसेंट्स इन स्कूल, विद्यालय में किशोर से निपटने में मुख्य चुनौतियां क्या हो सकती हैं? तो किशोरों से निपटने में विद्यालयों में मुख्य चुनौतियां क्या हो सकती हैं? लो अटेंशन बिल्कुल हो सकती है। रेस्टलेसनेस भी हो सकती है। एग्रेशन तो बहुत ज़्यादा होता है भाई जो किशोर हैं उनमें। हाई डिग्री ऑफ विजडम, उच्च महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं। अब सारी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें समस्या किस चीज़ से होगी? हमें समस्या होती है उनके एग्रेशन से, उनकी आक्रामकता से। आपने देखा हुआ, आप जब 8, 9, 10 के बच्चों को 11, 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, जरा में हाइपर हो जाते हैं, कई बार तो वो आपसे तक नाराज हो जाते हैं, तो उनके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द रोल प्लेड बाय द करिकुलम। पाठ्यचर्या की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखते हैं भाई कौन सा कथन सत्य नहीं है। करिकुलम फॉर्म द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अमंग स्टूडेंट्स, टीचर एंड एफिलिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। पाठ्यचर्या छात्रों, अध्यापकों और संबंधित संगठनों के बीच एक समझौते का आधार है कि कैसे आपको पाठ्यचर्या सिलेबस है वो लेके चलना है, ये तो ठीक है। करिकुलम इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये गलत है भाई, करिकुलम एक लीगल डॉक्यूमेंट है। करिकुलम प्रोवाइड्स फॉर अटेनेबल स्टैंडर्ड्स, ये भी ठीक है, हमें किस स्टैंडर्ड तक पहुंचना है ये करिकुलम ही हमें बताता है। करिकुलम सर्व्स एज बेसिक्स फॉर एस्टेब्लिशिंग इक्विवेलेंस, ये भी सही है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है, तो सेकंड ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में थोड़ा देख लेते हैं। पाठ्यचर्या एक विधिक दस्तावेज नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत था। पाठ्यचर्या मानक प्रदान करती है, पाठ्यचर्या तुल्यता स्थापित करने का आधार है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्टेड टू अ टीचर इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, आपका समेटिव असेसमेंट होता है, अधिगम का आकलन, जो कि एक योगात्मक आकलन का भाग है। तो योगात्मक आकलन या अधिगम का आकलन में निम्नलिखित में से क्या अध्यापक की एक जिम्मेदारी नहीं की जा सकती है। तो देखते हैं, इंश्योरिंग दैट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट टास्क आर क्लियरली अंडरस्टैंड बाय द स्टूडेंट्स, भाई ये तो रहेगी, टीचर की जिम्मेदारी है यह सुनिश्चित करना कि छात्रों ने आकलन कार्य के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। कलेक्टिंग सफिशिएंट एविडेंस टू बेस द डिसीजंस, ये भी होगी, निर्णय के आधार हेतु पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करना। अलाउइंग अल्टीमेटेड टाइम फॉर कंप्लीटिंग द टास्क, भाई अल्टीमेट टाइम नहीं मिलेगा, असीमित समय नहीं मिलेगा भाई, समय मिलेगा, पर्याप्त समय मिलेगा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, जो भी है वो, अनलिमिटेड टाइम नहीं मिलेगा। बीइंग सेंसिटिव टू द चैलेंजेस फेस्ड बाय द स्टूडेंट, ये भी सही है, विद्यार्थियों के समक्ष आ रही चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होना। तो हमारा रॉन्ग आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कार्य को पूरा करने के लिए असीमित समय देना, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, करेक्ट कौन सा नहीं है, ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन भरे रहते हैं इनमें। कॉम्पिटेंसी इज अ स्किल परफॉर्म्ड टू अ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ये सही है। दक्षता क्या होता है, एक कौशल होता है जो विशिष्ट स्थितियों में विशिष्ट मानक हेतु निष्पादित किया जाता है। कॉम्पिटेंसी इज क्लियरली डिफाइंड मेजरेबल एक्टिविटी, ये भी है, कॉम्पिटेंसी को मेजर किया जा सकता है। कॉम्पिटेंसी लेकिन कम्युनिकेबिलिटी, लेकिन कम्युनिकेबिलिटी नहीं होता, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगा। कॉम्पिटेंसी रिफर्स टू एसेंशियल स्किल नॉलेज टू बी डिमोन्स्ट्रेटेड इन रियल वर्ल्ड टास्क, ये रहेगा। तो राइट तीनों ही सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड गलत है। इनमें देख लेते हैं, दक्षता एक स्पष्ट रूप से परिभाषित मापन योग्य क्रिया है, संप्रेषणीयता का अभाव नहीं होता, बिल्कुल गलत है ये। दक्षता वास्तविक वैश्विक कार्यों में प्रदर्शित किए जाने वाला अनिवार्य कौशल ज्ञान है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। लगभग सेम से ही क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर हम इन शिफ्ट की बात करें तो स्टार्टिंग की 3-4 शिफ्ट में लगभग सेम क्वेश्चन थे, और उसके बाद की जो 3-4 शिफ्ट चल रही है उनमें भी लगभग सेम ही क्वेश्चन चल रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, निम्नलिखित में से क्या अनुभवात्मक अधिगम का एक चरण नहीं है। प्रीवियस नॉलेज, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए जो कोल्ब थे आपके, कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो थी वहां से एक क्वेश्चन बना हुआ है, कोल्ब टी बना दी मैंने, तो उसके अंदर रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन आता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन आता है, एक्टिव एक्सपेरिमेंट आता है, और साथ के साथ एक आता है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, ठीक है, ये आता है। प्रीवियस नॉलेज उसके अंदर नहीं आता, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। इफ द स्टूडेंट सीम्स टू बी फटीग फ्रॉम द मेंटल वर्क द टीचर शुड, यदि विद्यार्थी मानसिक कार्य से थका हुआ प्रतीत होगा तो टीचर क्या करेगा। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वर्क ही सी हैज टू डू, यानी कि जो काम उसे दिया जा रहा है उसे कम कर देगा, हाँ ऐसा टीचर कर सकता है, उस काम को कम कर सकता है। प्रोवाइड हर हिम विथ ग्रेटर वेराइटी ऑफ टास्क, उसको और अलग प्रकार के टास्क दे देगा। देखो बच्चा मेंटली थक गया है, काम करते करते थक गया है, तो वेराइटी ऑफ टास्क देने से काम नहीं चलेगा। इंक्रीज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द रिवार्ड टू बी
अटेंड ऑन कंटिन्यू। अगर बच्चा दिमाग से थक गया है तो रिवार्ड देने से भी कोई काम नहीं होगा। इनकरेज हर हिम टू कंटिन्यू परसिस्टेंसली, उसको इंक्रीज करने से भी काम नहीं चलेगा। यदि बच्चा के अंदर थकान आ गई है तो उसे रेस्ट देना पड़ेगा, काम कम करना पड़ेगा। ठीक है, अपन जैसे लोग नहीं है कि अपन ने एकदम मोटिवेट होकर और काम कर दिया, भाई भूखे प्यासे कैसे भी लगे हैं, दिमाग से थक गए फिर भी लगे हुए हैं। वो बच्चे हैं, बच्चे के लिए यही करना पड़ेगा, हमें जो हमने काम दिया है वो कम कर देंगे, उनके द्वारा दिए जाने वाले कार्य की मात्रा को हम घटा देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। निम्नलिखित में से क्या संरचनावादी उपागम पर आधारित नहीं है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या करेगी भाई, प्रीवियस नॉलेज की बात ये करती है। लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंस्ट्रक्ट नॉलेज, बिल्कुल सही। पियाजे हो, वाइगोत्स्की, सब लोग ये कहते हैं कि पूर्व ज्ञान जो है वो ज्ञान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और लर्नर स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर इज द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शनल ऑफ नॉलेज, अधिगमकर्ता की मजबूत स्मरण शक्ति इसका आधार है। स्मरण शक्ति की बात तो इन्होंने नहीं करी है, तो भाई ये तो मुझे नहीं लगता ठीक होगा। पारस्परिक क्रियाकलाप ज्ञान निर्माण में सहायता करते हैं, इसकी बात बिल्कुल करते हैं भाई, पियाजे ने उसने करी है, वाइगोत्स्की ने करी है, जो आपकी रेसिप्रोकल टीचिंग होती है उसमें। लर्निंग इज एन एक्टिव मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। अधिगम एक सक्रिय अर्थ निकालने वाली प्रक्रिया है। तो इन तीनों के बारे में वो लोग बात करते हैं, लेकिन मेमोरी वगैरह के बारे में वो लोग बात नहीं करते। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नोट पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको आइडेंटिफाई करना है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यूटिलाइज द मोस्ट ट्रेडिशनल असेसमेंट मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स वर्क। चलो ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड है यूज़ करने की, तो ट्रेडिशनल नहीं है ये, मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल में तो समेटिव असेसमेंट ही चलता रहता था अपना। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स रिजल्ट्स आर यूज्ड फॉर रैंकिंग द स्टूडेंट्स। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के जो रिजल्ट्स आते हैं, यानी रचनात्मक आकलन के जो परिणाम आते हैं, उनका प्रयोग कभी भी बच्चों को रैंक करने के लिए नहीं किया जाता, उनका प्रयोग रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। Formative assessment recognize the need of the students to be able to assess themselves, understand how to improve, बिल्कुल ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट पहचान करते हैं भाई बच्चे में कमी कहाँ है, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अगला है, फॉर्मेटिव असेसमेंट इनकरेज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, गलत। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ाते हैं, ना कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ाएंगे। तो करेक्ट आंसर ओनली ऑप्शन नंबर थर्ड है। बाकी जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं वो सारे समेटिव असेसमेंट के बारे में लिखे हुए थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। रचनात्मक आकलन छात्रों की आवश्यकताओं की पहचान करता है ताकि वे स्वयं का आकलन कर सकें, यह समझ सकें कि किस प्रकार सुधार करना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी CCE का कौन सा फीचर नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है, ये बताना है। इट मेक टीचिंग लर्निंग अ चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। इसने शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित बना दिया है। इट हेल्प रिड्यूसिंग लर्निंग गैप टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ये भी सही है। इसने लर्निंग गैप जो है यानी अधिगम अंतर को कम कर दिया है। इंक्लूड बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, ये भी सही है। इसमें शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पक्ष शामिल होते हैं। इट लेस एम्फेसाइज ऑन मेमोराइजिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मेमोराइजिंग की बात तो अब करना ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, Which one of the following is not a characteristics of a good teaching learning material? निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी शिक्षण अधिगम सामग्री की एक विशेषता नहीं है? फेमिलियरिटी होना चाहिए यानी सुविज्ञता हो, अट्रैक्टिवनेस उसके अंदर होना चाहिए, एंड नोवेलिटी यानी नवीनता भी होना चाहिए। सिंगल यूजेस नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, क्यों ही ऐसा मटेरियल आप लोगों की एक बार यूज करो फिर आप उसका यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल इस प्रकार का होना चाहिए जिसका बार बार आप यूज कर सको। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। यह अच्छी विशेषता नहीं है शिक्षण अधिगम सामग्री की।
और अच्छा होता अगर ये क्वेश्चन इस तरह से अरेंज होते कि हिंदी इंग्लिश वाले एक साथ ही दिख जाते, कहीं एक साथ दिखते हैं कहीं एक साथ नहीं दिखते हैं, क्या करें। क्वेश्चन नंबर 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड लेसन प्लान। निम्नलिखित में से क्या एक अच्छी पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है। पाठ्य योजना जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए, व्यापकता भी होना चाहिए, इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, केयर लचीलापन ना होकर लचीली होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेबिलिटी होना चाहिए, कार्यान्वयन किए जाने की योग्यता होना चाहिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे याद जिन्हें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे ही सही कर सकते थे, नॉलेज हो या ना हो। एक कोल्ब को छोड़ दो, कोल्ब का तो आपको पता होगा, नॉलेज होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो बाकी क्वेश्चन सारे ऐसे हैं कि समझदारी लगाना है आपको बस। Which one of the following is not a characteristics of teacher-centered approach? Teacher-centered approach की विशेषता क्या नहीं है? The students are writing down dictations given by the teacher. बिल्कुल है, टीचर सेंटर में यही होता था, डिक्टेशन टीचर बोलता था, बच्चे लिखते थे। The students are doing mass drill on in the field. ये भी टीचर सेंटर में होता था। The students are memorizing multiplication table by rote. ये भी टीचर सेंटर में होता था, बच्चे बैठे हैं टेबल है रटने लगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4। इंग्लिश मीडियम वाले 2 1 2 2 2 0 4। तो द स्टूडेंट्स आर डेवलपिंग डिफरेंट मॉडल्स यूजिंग क्ले एंड पेपर इन ग्रुप्स। ये तो चाइल्ड सेंटर्ड में चलता था, टीचर सेंटर्ड में नहीं चलता है, तो ये चाइल्ड सेंटर्ड में चल रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये टीचर सेंटर्ड की विशेषता नहीं है। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या अध्यापक केंद्रित उपागम की विशेषता नहीं है। तो विद्यार्थियों के समूह में मिट्टी और कागज का प्रयोग करके अनेक मॉडल बना रहे हैं, ये छात्र केंद्रित उपागम की विशेषता है, ना कि टीचर केंद्रित उपागम की या शिक्षक केंद्रित उपागम की। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस इज बेनिफिशियल फॉर प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेटर टू। विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को रिकॉर्ड करना, उनकी रिपोर्ट रखना योजना निर्माताओं और प्रशासकों हेतु उपयोगी है। क्यों उपयोगी है भाई, बच्चों का रिकॉर्ड क्यों रखते हैं। क्लेरिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल प्रोग्राम, विद्यालय कार्यक्रम के उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए, इम्प्रूव क्लास मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन में सुधार करने के लिए, मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए, या एडवाइस बेटर यूज ऑफ TLMs, TLM का बेहतर उपयोग करने की सलाह देने के लिए। इसका प्रयोग किया जाता है मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए, कि अगर बच्चों का रिजल्ट बेटर हो रहा है मतलब कि आपकी शिक्षा की क्वालिटी सही जा रही है, अगर रिजल्ट डाउन हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं तो कमी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। भाई फिर बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। मल्टी लेवल टीचिंग इज रिलेटेड विथ मोनोग्रेड सिचुएशन। मल्टी लेवल मोनोग्रेड एंड मल्टीग्रेड दोनों में ही चलता है, तो ये मोनोग्रेड से भी संबंधित है। अब मल्टीग्रेड टीचर्स फेसेस मैनी चैलेंजेस, ये भी सही है भाई। बहुकक्षीय अध्यापन, बहुकक्षीय मतलब बहुत सारी कक्षाओं को एक साथ बिठा के पढ़ाना है, तो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मल्टीग्रेड टीचिंग इज नॉट कन्फर्म टू इंडिया, इट सीन इन डेवलप्ड एज वेल एज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। बिल्कुल सही है, भारत ही नहीं, भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी चलती है भाई मल्टीग्रेड टीचिंग। मल्टीग्रेड टीचिंग कैन नॉट बी मेड इजी बाय अप्रोप्रिएट सिटिंग अरेंजमेंट, ये गलत है भाई। अप्रोप्रिएट सिटिंग अरेंजमेंट करके यानी सही तरीके से बच्चों को बिठाकर इसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इन्होंने बोला कि नहीं बनाया जा सकता, जबकि बनाया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के सिटिंग अरेंजमेंट NIOS में भी दे रखे हैं, ये क्वेश्चन NIOS से आया है। तो सिटिंग अरेंजमेंट कई प्रकार के NIOS में दे रखे हैं कि किस प्रकार के सिटिंग अरेंजमेंट हो सकते हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्कवरी मेथड। निम्नलिखित में से क्या खोज या अन्वेषण विधि की एक विशेषता नहीं है। ईच चाइल्ड इज मेड टू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट समथिंग फॉर हरसेल्फ और हिमसेल्फ। प्रत्येक बालक को अपने खोजने हेतु जिम्मेदार महसूस कराया जाता है, यह तो डिस्कवरी मेथड की विशेषता है। हर एक बच्चा रिस्पॉन्सिबल है कि भाई तू ये काम करेगा, तुम ये काम करोगे, तुम ये ढूंढो, तुम वो ढूंढो, इस तरह से। As many questions as possible should be allowed to arise from students on observation, ये भी सही है भाई। बालकों के स्वयं के अवलोकन से यथासंभव अधिकाधिक प्रश्न उत्पन्न होने की अनुमति दी जाए। कितने क्वेश्चंस उत्पन्न हो सकते होने दो। स्टूडेंट्स कैन नॉट सीक गाइडेंस फ्रॉम द टीचर,
गाइडेंस नहीं लेगा टीचर से, भाई लेगा, मांग कर सकते हैं क्या भैया हमें गाइडेंस चाहिए, हमें नहीं आ रही समझ में। Each child tries to acquire information about the problem from different sources, ये भी ठीक है, विभिन्न स्रोतों से समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, तो सारे ही सही है ऑप्शन नंबर थर्ड को छोड़कर। थर्ड को हटा देते हैं हम, ये डिस्कवरी मेथड की विशेषता नहीं है। अगले आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। वाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट वे टू डू इट। देखो क्वेश्चंस केवीएस पीआरटी का क्वेश्चन कर रहे हो आप, ठीक है, ध्यान रखिएगा पहली से पांचवी तक के बच्चों को दिमाग में रख के क्वेश्चन करना है। पहली से पांचवी तक के बच्चे मतलब जो जाके पता चलेगा उनको कि हाँ ये सर्कल है, ठीक है, बड़े बच्चे नहीं, सिर्फ पहली से पांच तक के। प्रेजेंट पिक्चर ऑफ सर्कल एंड एलिप्स, कंफ्यूजन हो जाएगा, सर्कल और एलिप्स दोनों उनके लिए अभी सर्कल ही है। प्रेजेंट पिक्चर ऑफ सर्कल कर सकते हैं, प्रेजेंट पिक्चर ऑफ सर्कल एंड पॉलीगॉन्स, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, पॉलीगॉन्स और सर्कल साथ में दोगे तो। प्रेजेंट पिक्चर ऑफ सर्कल्स ऑफ वेरियस साइज, ये कर सकते हैं। देखो सेकंड में पिक्चर एक सर्कल की पिक्चर दे रहे हैं, फोर्थ में सर्कल की पिक्चर अलग अलग साइज के सर्कल है भाई, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई और छोटा है, कोई लाल कलर का है, कोई नीले कलर का है, तो यहाँ से अच्छी उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनेगी सर्कल को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। वृत्त की अवधारणा पढ़ाते समय निम्नलिखित में से सर्वोत्तम तरीका होगा विभिन्न आकार के वृत्तों का चित्र प्रदर्शित करना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 है लो अटेंशन स्पैन कॉमनली फाउंड इन, कम ध्यान अवधि सामान्यतः किसमें पाई जाती है? अडल्ट्स में, सेकेंडरी स्टूडेंट्स में, प्राइमरी स्टूडेंट्स में या सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स में? देखिए जो ADHD होता है, ADHD सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्राइमरी स्टूडेंट में, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ध्यान अवधि बहुत कम होती है, बहुत कम अटेंशन स्पेन होता है, बहुत जल्दी उनका ध्यान इधर से उधर उधर से इधर चलता ही रहता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 है द लर्निंग बाय चाइल्ड अदर देन स्कूल नोन एज, बच्चे विद्यालय के अलावा जो कुछ सीखते हैं उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल लर्निंग। बच्चे अपने परिवार यानी कि अपनी फैमिली में, अपने मित्रों के साथ, स्कूल के बाहर, खेल के मैदान में जो भी कुछ सीख रहे हैं वो होती है इनफॉर्मल लर्निंग यानी अनौपचारिक अधिगम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 73 द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग इन स्कूल इज, विद्यालय में परामर्श देने का मूल सिद्धांत क्या है? देखिए विद्यालय में परामर्श देने का मूल सिद्धांत है स्वीकरण यानी एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट करो कि आपको समस्या है तो फिर आपको उसकी काउंसलिंग दी जाएगी, तो एक्सेप्टेंस बहुत आवश्यक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74 द कंडीशन ऑफ हैंडीकैप इन डिसेबिलिटी रिफर्स टू, हिंदी में जाएगा क्या आ गया, अयोग्यता में विकलांगता की स्थिति का क्या अर्थ है? विकलांगता का अर्थ है कि आपकी बॉडी का कोई पार्ट चला गया है, तो लूज ऑफ एनी बॉडी पार्ट्स, शरीर के किसी एक भाग की क्षति जो होती है वह विकलांगता के अंतर्गत आता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 75 सीवियर मेंटल रिटार्डेशन इंडिकेट द IQ रेंज ऑफ, गंभीर मानसिक मंदता कितनी बुद्धि लब्धि की सीमा की ओर प्रभावित करती है? देखिए सबसे कम जो होती है वो होती है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड होता है आपका ये समझ लो कि 0 से लेके 20 से 25 तक। इसके बाद आपकी आ जाती है सीवियर, जिसके बारे में हम देख रहे हैं। सीवियर आप कह सकते हैं 20-25 से लेके ये आपका 35-40 तक चलता है। सीवियर के बाद फिर आती है आपकी मॉडरेट। मॉडरेट हम कह सकते हैं 35-40 से लेके आपका 50-55 तक चलता है, और इसके बाद आती है माइल्ड, और माइल्ड आपका 50-55 से लेकर 70 तक चलती है, और इसके बाद बिलो देन एवरेज, फिर एबव देन एवरेज, इस तरह से चलती है। तो इन को अगर हम ध्यान से देखें तो हम सीवियर के लिए कहां पर जाएंगे? 20-25 से 35-40 यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो 20 से लेकर 35 जो मानसिक मंदता रहेगी वो आपकी सीवियर मेंटल रिटार्डेशन के अंतर्गत आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन
इंडिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस एमंग चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से कौन सा बालकों में मानसिक अस्वस्थता का एक संकेत हो सकता है? बच्चे मेंटली थोड़े से कमजोर हैं या वीक हैं, इसका पता कैसे चलेगा? पैसिव लर्निंग होगी उनकी तब, यानी निष्क्रिय अधिगम से, अटेंशन डेफिशिएट यानी ध्यान की कमी से, पुअर अटेंडेंस स्कूल में कम आएंगे इससे, लो एकेडमिक अचीवमेंट यानी कि एग्जाम्स में नंबर कम आएंगे इससे। मेंटल इलनेस का पता चलेगा उनकी अटेंशन डेफिशिएट से, भाई उन्हें ध्यान में कमी आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को एक मानसिक कोई बीमारी या ऐसी बीमारी नहीं, पागल वाली बीमारी नहीं, कोई मानसिक समस्या उसके अंदर हो सकती है, इसलिए वह ध्यान नहीं दे पा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ लार्ज साइज हेड। ये क्वेश्चन इतना आ गया, इसमें ऐसे ही लगा देता हूँ, मेगासेफेली बोलते हैं इसको। अब इसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत करा है प्रीवियस क्वेश्चंस में। द कंडीशन इन विच द चाइल्ड फाइंड्स डिफिकल्ट इन मसल्स कंट्रोल इज। मसल्स कंट्रोल्स में जब डिफिकल्ट होती है यानी मांसपेशियों को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस करता है, तो उसे बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा, डिस्प्रेक्सिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 व्हाट इज ADHD। ADHD अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है व्हाट कुड बी एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी लर्निंग रिसोर्स। इनमें से कौन सा कम्युनिटी लर्निंग रिसोर्स का एग्जांपल होगा? तो इनमें से जो पोस्ट ऑफिस है वह कम्युनिटी लर्निंग रिसोर्स का एग्जांपल रहेगा। स्कूल भी हो सकता है, बट वो तो स्कूल में तो सीखते ही सीखते हैं, स्कूल के अलावा आप कहाँ सीखोगे? तो आप डाकघर में सीखोगे। घर भी हो सकता है, लेकिन ये आपके परिवार से रिलेटेड हो गया फिर, तो डाकघर ही टिक करेंगे, ऑफिशियल भी ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 81 है हु अमंग द फॉलोइंग टीचर्स कैन बी अ गुड मेंटर। निम्नलिखित में से कौन एक श्रेष्ठ ज्ञान गुरु या मेंटर हो सकता है? अब बताइएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं विभिन्न प्रकार के टीचरों के, कौन सा अच्छा टीचर होगा ये बताना है। श्री केशव हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस 12 कंट्री। इन्होंने 12 देशों की यात्रा की है। यात्रा की है तो हम क्या करें भाई, तुम अच्छे टीचर थोड़ी हो सकते हो तुमने अगर पूरी दुनिया घूम ली तो। श्री ममतानी हैज 30 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। 30 साल का टीचिंग अनुभव है, अच्छा टीचर हो सकता है। अलोंग विद टीचिंग एक्सपीरियंस, भाई टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ और 15 ईयर्स यानी 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ श्रीमती चंद्रा इज लव्ड मोस्ट बाय हर स्टूडेंट। अरे ये ज्यादा सही है भाई, टीचर्स अनुभव तो है लेकिन साथ में विद्यार्थी सबसे ज्यादा प्रेम भी उन्हीं से करते हैं, तो ये तो भाई इनको तो कोई मात नहीं दे सकता। मिस्टर नायडू इज ऑल्सो सोशल वर्कर, सोशल वर्कर है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स विल प्रूव टू बी अ गुड टीम बिल्डर। मिस्टर वर्मा इज अ वेरी जोवियल, जोवियल मतलब कि बहुत ज्यादा ये मजाकिया हैं। मिस्टर धर्मा सक्सेसफुली रन हॉबी क्लब, ये एक हॉबी क्लब चलाते हैं। मिस्टर ढाका हैज गुड आर्ग्यूइंग एबिलिटी, आर्ग्यूइंग एबिलिटी अच्छी है। मिस्टर कापड़े हैज अ गुड कन्विंसिंग एबिलिटी। देखो गुड टीम बिल्डर, गुड टीम बिल्डर की क्वालिटी ये है कि उसके अंदर कन्विंसिंग पावर होना चाहिए, कि तभी तो साथ में काम करा पाएगा ना अपनी टीम से, कन्विंस कर पाएगा उनको। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा शिक्षक एक श्रेष्ठ टीम बनाने वाला हो सकता है? तो वह टीचर हो सकता है जो समझाने मनवाने की जिनके अंदर श्रेष्ठतम क्षमता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 83 द टीचर एज एन इंस्ट्रक्टर नीड नॉट हैव द एबिलिटी ऑफ। निर्देशक के रूप में एक शिक्षक में कौन सी क्षमता होना जरूरी नहीं है? यूजिंग इजी लैंग्वेज, भाई इजी लैंग्वेज का प्रयोग तो भाई टीचर को करना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई बच्चे कैसे समझेंगे। वर्किंग कोऑपरेटिवली, सहयोगपूर्ण कार्य करना। निर्देशक के रूप में सहयोग पूर्वक कार्य करना इतना आवश्यक नहीं। निर्देशक मतलब टीचर अब क्लास में आगे बच्चों को पढ़ा रहा है, वहां पे वर्किंग कोऑपरेटिवली टीचर के लिए जरूरी नहीं है, बच्चों के लिए जरूरी है, ठीक है। बच्चों को वर्किंग कोऑपरेटिवली करना चाहिए, टीचर के लिए आवश्यक नहीं है। लाउड वॉइस, आवाज तेज होना ही चाहिए टीचर की। यूजिंग अ लैंग्वेज अंडरस्टैंड बाय द स्टूडेंट्स, ऐसी भाषा का प्रयोग करो भाई जो बच्चों को समझ में आए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वर्किंग कोऑपरेटिवली बच्चों के लिए आवश्यक है, क्लास में टीचर के लिए आवश्यक नहीं है। 84 A transformative teacher leader is not expected to bring desirable change in whom। एक परिवर्तनशील नेतृत्वशील शिक्षक से किसमें अविष्ट परिवर्तन लाने की आशा नहीं की जा सकती। टीचर से खुद में परिवर्तन लाने की आवश्यकता की जा सकती है, अपने कलीग्स के साथ परिवर्तन लाने की आवश्यकता की जा सकती है, प्रिंसिपल में परिवर्तन लाने की आवश्यकता की जा सकती है, पेरेंट्स में परिवर्तन लाने की आशा नहीं की जा सकती। भाई नेतृत्वशील शिक्षक ये नहीं कह सकता कि अभिभावकों में परिवर्तन आए। भाई शिक्षक साथियों से कह देगा कि आप थोड़ा व्यवहार परिवर्तन कर लो, प्राचार्य से कह देगा, खुद में परिवर्तन ले आएगा। बच्चों के माता पिता से क्या ही कहेगा कि अपना व्यवहार सुधारो, बच्चे को और निकाल के ले जाएंगे और 2 बातें आपको और सुना देंगे। तो इससे बढ़िया है भाई पेरेंट्स आए, चुपचाप उसकी बात सुनो और चल दो, अपने आप में परिवर्तन लाओ। फॉर विजन बिल्डिंग अमंग टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द मोस्ट। शिक्षकों को भविष्य दृष्टा बनाने में निम्नांकित में से या निम्न में से कौन सा सर्वाधिक सहायता करता है। हिस्ट्री, फिलोसफी, साइंस या पॉलिटिकल साइंस। देखो भविष्य दृष्टा बनाने में यानी कि फ्यूचर विजन को बिल्ड करने में फिलोसफी एक जो है वो हेल्प करेगी टीचर की, तो टीचर्स को थोड़ा बहुत फिलोसफी भी पढ़ना चाहिए। 86 Which one of the following may not be an indicator of a developed school। निम्नलिखित में से कौन एक विकसित स्कूल का संकेतक नहीं हो सकता। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, लार्ज नंबर होने से आप नहीं कह सकते कि स्कूल डेवलप्ड है। रिजल्ट अच्छा होने से आप कह सकते हैं कि स्कूल अच्छा है। क्लासरूम एक्टिविटी से भी कह सकते हैं स्कूल अच्छा है। परफॉर्मेंस ऑफ टीचर से भी आप कह सकते हैं कि स्कूल अच्छा है। तो इन तीनों से कह सकते हैं, सिर्फ बच्चे ज़्यादा होने से आप नहीं कह सकते कि स्कूल अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकसित स्कूल का संकेतक नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता कि स्कूल में छात्रों की संख्या अत्यधिक है। क्वेश्चन नंबर 87 एज पर वन व्यू अ टूल टू किल द क्रिएटिविटी ऑफ लर्नर इन स्कूल इज। एक मत के अनुसार स्कूल में अधिगमकर्ताओं की सृजनशीलता को कौन नष्ट करता है। सृजनशीलता, बच्चे क्रिएटिव है, मान लो बच्चे क्रिएटिविटी के साथ कोई काम कर रहे हैं और तुम टन 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 घंटी बज जाए और बच्चे घर चले जाएं, तो भाई क्रिएटिविटी तो भाई खत्म हो गई उनकी। तो स्कूल की बेल और जो टाइम टेबल होता है वो सृजनशीलता को नष्ट कर देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 88 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग स्कूल असेंबली। प्रातःकालीन स्कूली सभा के दौरान कौन सी गतिविधि से बचना चाहिए। योगासन होना चाहिए, चेकिंग ऑफ प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म भी चेक होनी चाहिए, पनिशमेंट टू लेट कमर्स नहीं, पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, लाइट एक्सरसाइज भी होना चाहिए। जो लेट आते हैं उनको दंड नहीं देना चाहिए, बाकी सब काम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 89 एट प्राइमरी स्कूल लेवल विच टाइप ऑफ असेसमेंट हैज मोर चेंज ऑफ फेलिंग। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर किस प्रकार का मूल्यांकन असफल होने के अधिक आसार हैं। देखो छोटे बच्चे हैं, पीयर इवेल्युएशन बच्चे कर सकते हैं, छोटे बच्चे एक दूसरे का हाँ थोड़ा बहुत कर देंगे। सेल्फ इवेल्युएशन तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन बिल्कुल हो सकता है, एक्सटर्नल इवेल्युएशन भी हो सकता है। स्वयं मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे वे, खुद का चेक मतलब खुद के बारे में मूल्यांकन, मेरी कितनी ग्रोथ हुई, मैं कैसे ग्रो कर रहा हूँ, तो ये नहीं कर पाएंगे भाई, छोटे बच्चे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 90 है हु कैन गिव रिलायबल ओपिनियन अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन की प्रोग्रेस के बारे में कौन एक अच्छा मत दे सकता है। एक्सपर्ट्स फ्रॉम नियर बाई हॉस्पिटल, कौन सा एक्सपर्ट्स आएगा भाई, आपकी हड्डियों वाला आएगा, आंखों का स्पेशलिस्ट क्या बोलते हैं एक्सपर्ट आएगा, कौन सा एक्सपर्ट आएगा। पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, पेरेंट्स हाँ दे सकते हैं, कह सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम अ नियर बाई हेल्थ केयर सेंटर, हाँ जो साइकोलॉजिस्ट आएगा वो सही तरीके से दे पाएगा। पर्सन्स लिविंग जस्ट अराउंड द स्कूल, आसपास रहने वाले तो वो नहीं दे पाएंगे, तो थर्ड ज़्यादा सही है। पास के स्कूल से जो साइकोलॉजिस्ट आएगा वो ठीक ओपिनियन दे पाएगा कि बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो किस प्रकार से चल रही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। निकट के स्वास्थ्य केंद्र के मनोवैज्ञानिक जो है वे एक विश्वसनीय मत दे सकते हैं प्राथमिक शाला के बच्चों की प्रगति के बारे में। सो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हम पर हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। What would have happened if there were no schools? अगर स्कूल ही नहीं होते तो भाई क्या होता।
अच्छा क्वेश्चन है। देयर वुड नॉट हैव बीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक ना होते। ऐसा हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। वी वुड हैव रिमेंडेड अनसिविलाइज्ड, हम असभ्य ही रहते। वायलेंस वुड हैव प्रिवेल्ड एवरीवेयर, चारों तरफ हिंसा ही होती। देयर वुड नॉट हैव बीन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानवों का सर्वांगीण विकास ना होता। हाँ, यदि स्कूल ना होते ना तो बच्चों का सर्वांगीण विकास जो है ना वो नहीं हो पाता। तो ये ऑप्शन ज्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 92, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एनईपी 2020 के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। फाइनल ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कस्तूरी रंगन थे। व्हाट इज कवर्ड अंडर फंडामेंटल न्यूमरेसी, बुनियादी गणनांक न्यूमरेसी में क्या क्या शामिल है। जो आपका फंडामेंटल न्यूमरेसी होता है उसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये चीज शामिल है, जोड़ घटा गुणा भाग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द बेसिक स्पिरिट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग फॉर ऑल। सभी हेतु सीखना की मूल अवधारणा क्या है। इम्प्लीमेंटिंग कंपलसरी एजुकेशन, या यानी अनिवार्य शिक्षा लागू करना। टू सेट मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, सीखने के निम्नतम स्तर को करना कि भाई इस लेवल तक तो सिखाना ही है। ऑल चिल्ड्रन लर्न समथिंग इम्पोर्टेंट इन स्कूल एट प्राइमरी लेवल, ये भी ठीक है। टू हैव बेटर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्कूल, स्कूलों से कुछ प्रकार की मतलब एक अच्छे से आशा रखना या उम्मीद रखना, क्या होगा। देखिए लर्निंग फॉर ऑल का मतलब है सभी बच्चे सीखेंगे। ऑल चिल्ड्रन लर्न समथिंग इम्पोर्टेंट इन स्कूल एट प्राइमरी स्कूल लेवल, प्राथमिक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण सीखेंगे, लेकिन वे सभी बच्चे सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर सभी बच्चे कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण सीखें। क्वेश्चन नंबर 95 है, व्हाट डू वी हैव कंपलसरी एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अनिवार्य क्यों है, बताइएगा। इट मेक्स चाइल्ड अ मैन, बच्चे को आदमी बनाती है। इट इज़ फ्री, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ अ टूल टू रूल द पीपल, ये भी गलत है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ चिल्ड्रन, ये बच्चे का एक संवैधानिक अधिकार है, इसलिए ये कंपलसरी है। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चाइल्ड राइट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल अधिकार नहीं है। फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन, ये एक बाल अधिकार है। सिक्योर एनवायरनमेंट बाल अधिकार है। चॉइस ऑफ स्कूल बाल अधिकार नहीं है। फ्री फियर फ्री फैमिली एनवायरनमेंट, यानी डर का माहौल ना हो घर में, ये भी एक बाल का अधिकार है। स्कूल का चयन माता पिता का अधिकार होता है, बच्चे का अधिकार नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट डज द आइडिया ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इम्प्लाई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। प्रोवाइडिंग ब्लैक बोर्ड्स इन ऑल क्लासेस, नहीं, ब्लैक बोर्ड प्रोवाइड करना इसकी अवधारणा नहीं थी। टू हैव ऑल बोर्ड्स इन क्लासरूम ऑफ ब्लैक कलर ओनली, ये भी नहीं था कि सिर्फ काले रंग के ही बोर्ड हो। असरटेनिंग सम मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन ऑल प्राइमरी स्कूल, हाँ ये था कि जितने भी प्राइमरी स्कूल है उनमें न्यूनतम ढांचागत सुविधाएं, एक विद्यालय में जो सुविधाएं होना चाहिए वो सारी की सारी उसमें होना चाहिए। 4% ऑफ जीडीपी, ये कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। फॉर डेवलपिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नेशन वाइड सर्वे वाज कंडक्ट फॉर फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद पहली बार कौन से दस्तावेज विकसित करने के लिए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया गया था। तो एनईपी 1986 जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी उसको विकसित करने के लिए स्वतंत्रता के बाद एक सर्वव्यापी राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया गया था, उसके आधार पर एनईपी का गठन किया गया था। हमारा फिर वो 10+2 आया और जो भी दुनिया भर की चीज़ें हैं वो सारी उसके बाद ही आई। मतलब एनईपी 20 जो 1986 थी काफ़ी बेटर थी। कोठारी कमीशन जो था, या हम शिक्षा नीति 1966 की बात करें तो उससे काफ़ी बेटर थी, और 2020 तो उससे और बेटर है। और समय के साथ बदलना जरूरी भी है, कहाँ हम जी रहे थे 1986 की शिक्षा पद्धति से, हम कहाँ 1920। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, कौन सा पाठ्यचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है। आवश्यकता पर आधारित बिल्कुल होना चाहिए, सब्जेक्ट सेंटर्ड होना चाहिए,
फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवों की समग्रता होना चाहिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, मेन प्रिंसिपल सब्जेक्ट सेंटर्ड होना नहीं था, स्टूडेंट सेंटर्ड होना था। क्या सेंटर्ड होना था? स्टूडेंट सेंटर्डनेस होना जरूरी है, सब्जेक्ट सेंटर्डनेस जरूरी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा होता है सारे ऑप्शन सही लगते हैं, फिर दोबारा पढ़ते हैं तो फिर राइट ऑप्शन मिल ही जाता है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करिकुलर एरियाज पेरेंट्स में बी लीस्ट अवेक, पाठ्यचर्या क्षेत्र के बारे में माता पिता सबसे कम सचेत किस बारे में हो सकते हैं? मतलब कि माता पिता सोचें कि यार चलो इस चीज़ पे ध्यान ना भी दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एम्स ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति तो माता पिता को अवेयर होना चाहिए। टीचिंग सब्जेक्ट्स विषयों के प्रति भी अवेयर होना चाहिए। टीचिंग मेथड्स, किस मेथड से हमारा बच्चा पढ़ रहा है इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। तो भाई जो एवेल्यूशन की टेक्निक्स हैं इसी के बारे में थोड़ा सा माता पिता कह सकते हैं कि यार जैसे भी हो एवेल्यूशन हो जाए, लेकिन हमारे बच्चे को आता तो है, हमें पता है, हमारा बच्चा सब जानता है। तो ऑप्शन नंबर 4 फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता पिता इवेल्युएशन टेक्निक्स जो है इनके प्रति थोड़े से कम जागरूक हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन की तकनीकों के बारे में ये कम जागरूक हो सकते हैं। तो ये हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। किसी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट रहे तो उसके लिए वीडियो ड्यूरेशन के साथ कमेंट कर देना, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। कोई भी डाउट रहे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे पर्सनली भी और कमेंट के माध्यम से भी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।